दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़ा फैसला किया है। यहाँ पे अब कंपनी एआई टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। पूरा विजन क्या है कंपनी का और क्या है अपडेट, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी रिलायंस इंडस्ट्रीज करने जा रही है। जल्द ही इसके ऊपर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आता हुआ दिखाई देगा। कितने साइज का ये आईपीओ होगा और आने वाले इसमें क्या संभावना बनेगी, समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ और बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसने पिछले एक साल में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, क्या आने वाले समय यहाँ से आप देख सकते हो कि फिर से कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात करें तो 1541 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.30% की गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत तो सुबह पॉजिटिव हुई थी और हल्की सी तेजी बनी, लेकिन गिरावट हुई क्योंकि बाजार में नरमी का वातावरण बना, जिसकी वजह से ये स्टॉक आ गया नीचे। इसका 52 वीक का जो लो है वो 1114 है, जबकि 52 वीक का हाई है वो 1581 का। और स्टॉक इस समय फिलहाल अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही है। मार्केट कैप 20.84 लाख करोड़ का है और इसका पी रेशियो 25.09 का है और 0.36% का कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 1581 का है। ये फ्रेश हाई बना, जब बाजार ने भी ऑल टाइम हाई बनाया तब इसने भी एक फ्रेश हाई बना दिया। 1 ईयर का हाई यही है, लेकिन 3 ईयर का हाई अभी 2393, उससे नीचे स्टॉक है। ये 5 ईयर का हाई है। 3 मंथ का लो इसका 1356 का है, जबकि 1 ईयर का लो 1114 का है और 3 ईयर का लो इसका 989 का है और 5 ईयर का लो देखे तो 830 का है। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री 10 साल में सबसे बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। आप देख सकते हो, देश की सबसे वैल्यूबल कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज और पिछले एक साल में इसने 27% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब एक लार्ज कैप ब्लू चिप में 27% का बेहतर रिटर्न मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मार्केट वैल्यू 4.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। तो आप देख सकते हो कि अब एक बड़ा फैसला कंपनी ने और कर लिया। तो शानदार रिटर्न देने के बाद अब कंपनी इंडिया के मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, सबसे बड़ा इतिहास रचने की तैयारी है। अब यहाँ पे देखो कि शेयरधारकों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस आईपीओ से कितनी वैल्यू बढ़ेगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों को इसका क्या फायदा पहुंचेगा। तो पिछले साल आई तेजी में देखें तो टेलीकॉम और रिटेल कंपनियों का लगातार प्रदर्शन अच्छा रहा है। रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार देखने को मिला है और इससे भरोसा बढ़ा है कि ग्रुप की भारी निवेश के दौर में यह एक कैश कमाने वाला चक्र में प्रवेश करने वाली कंपनी बनी। यानी निवेश अब एक तरह से पूरा हुआ, अब यहाँ से कमाई का दौर शुरू हो रहा है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो ये 18,000 से 20,000 करोड़ के आसपास इस समय बना हुआ है। ये प्रॉफिट रिफाइन के स्थिर कारोबार और रिटेल और डिजिटल सेवाओं से लगातार हो रही ग्रोथ से इनको मिल रहा है। रघुनाथ कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ चौधरी ने कहा कि रिलायंस अगले वित्त वर्ष में मजबूत स्थिति में प्रवेश कर रही है, यानी अब स्थिति और शानदार होने जा रही है। तो कंपनी की कमाई की जो बढ़ोतरी, डिजिटल इकोसिस्टम और आने वाला जो जियो आईपीओ, उसको लेकर लोग उत्साहित है। तो बिल्कुल देखें, कंपनी का डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल कमाई में उतार चढ़ाव के बावजूद भी निवेशकों का भरोसा जीतने में कामयाब रहा है। तो 2026 तक टेलीकॉम और रिटेल मिलकर ऑपरेटिंग कैश फ्लो का लगभग 60% का हिस्सा देंगे। ये एक बड़ा बदलाव है, जिससे रिलायंस की ऑयल टू केमिकल जैसे उतार चढ़ाव वाले बिजनेस में निर्भरता अब कम हो जाएगी। इस बदलाव को ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भी नोटिस किया है। दिसंबर 2025 में एसएमबी ग्लोबल रेटिंग ने रिलायंस की क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से A- तक बढ़ा दिया है। यानी जबरदस्त रेटिंग में वृद्धि हुई है क्योंकि कंपनी की स्थिति मजबूत हो रही है। तो यहाँ पे रिलायंस जियो की लिस्टिंग को एक तरह से पिछले एक दशक में ग्रुप का सबसे बड़ा वैल्यू अनलॉक इवेंट माना जा रहा है। जियो के पास 50 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर है और पूरे देश में 5G कवरेज है। इसका डिजिटल इकोसिस्टम जो तेजी से बढ़ रहा है, इसमें ब्रॉडबैंड, इंटरप्राइजेस सेवाएं, क्लाउड और प्लेटफॉर्म शामिल है। आईपीओ से जो वैल्यूशन और हिस्सेदारी के आधार पर करीब $6 अरब जुटाए जा सकते हैं।
तो अनुमान है कि यहाँ पे ये जो जियो का वैल्यूएशन है वो 120 से 150 अरब डॉलर के आसपास हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो लिस्टिंग के दिन ही भारत का सबसे एक 5 मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो जाएगी कंपनी। मुकेश अंबानी ने वैसे यहाँ पे पहले ही संकेत दे दिया है कि वो छोटी सी हिस्सेदारी ही बेचेगी ताकि जो कंपनी पे पूरा कंट्रोल उनका रहे और जो भी नियंत्रण है उनके हिसाब से वो फैसले ले पाए। तो आप देख सकते हो कि आने वाला जो समय बहुत ही शानदार होगा, जबरदस्त आईपीओ की तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पे एक मुकेश अंबानी ने जबरदस्त प्लान और बनाया, भविष्य को लेकर एक तगड़ा प्लान तैयार हो चुका है कंपनी के लिए। तो देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। रिलायंस एआई घोषणा पत्र में देख सकते हो कि यानी जो रिलायंस एआई मैनिफेस्टो ड्राफ्ट पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि कंपनी का लक्ष्य है कि एआई की मदद से 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की उत्पादकता को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं। तो इतना ही नहीं कि रिलायंस एआई के जरिए देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर भी 10 गुना असर डालना चाहती है। हम अंबानी एआई को मानव इतिहास की सबसे बड़ी अहम तकनीकी खोज बताते हुए कहा है कि इसका इस्तेमाल डिजिटल क्रांति के लिए आने वाले समय एक बड़ा रोल प्ले करेगी और लोगों को इसका फायदा होने जा रहा है एआई का। तो यहाँ पे देखो कि मुकेश अंबानी ने साफ कहा कि ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि काम करने का एक नया तरीका है। रिलायंस खुद को एआई नेटिव डीप टेक कंपनी में बदलने जा रही है, जहाँ हर बिजनेस एआई को गहराई से जोड़ा जाएगा। कंपनी का फोकस रहेगा कि हर भारतीय के लिए किफायती एआई और एआई ऑटोमेशन का इस्तेमाल दोहराए जाने वाले जो काम है उसको खत्म करना, फैसलों की गुणवत्ता सुधारना और काम की रफ्तार बढ़ाना। तो एआई के जरिए देख सकते हो कि ये सारा का सारा काम होगा। तो एआई जो टेक्नोलॉजी हमेशा जिम्मेदारी तो इंसानों के हाथ में है, इन इंसानों की जॉब तो नहीं जाएगी, लेकिन एआई इंसानों की जगह भले ना, लेकिन उनकी क्षमता को बढ़ाएगा। एआई की वजह से उनकी काम करने की ताकत बढ़ेगी। तो ये एआई मैनिफेस्टो की बात है, ये रिलायंस के अंदरूनी बदलाव पर केंद्रित है। इसके तहत खरीद से लेकर भुगतान, ऑर्डर से लेकर डिलीवरी, भर्ती से लेकर रिटायरमेंट, फैक्ट्री से लेकर पोर्ट तक सभी कामकाज को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा एआई के माध्यम से। छोटे छोटे क्रॉस फंक्शनल पॉइंट बनाए जाएंगे जिनकी जिम्मेदारी और लक्ष्य साफ होंगे। ग्रुप में एक साझा डिजिटल फंक्शन को लागू किया जाएगा ताकि डेटा सिक्योरिटी, गवर्नेंस और सब कुछ तेजी से आगे बढ़े और व्यवस्थित तरीके से बढ़े। तो एआई के माध्यम से अपने बिजनेस को पूरा रीस्ट्रक्चर करने की तैयारी रिलायंस ने कर ली है। एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अभी एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, केजी-D6 गैस डिस्प्यूट को लेकर रिलायंस ने कहा है कि सरकार की तरफ से 30 अरब डॉलर मुआवजा मांगने की जो खबर है वो गलत है। तो ये देख सकते हो कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सरकार ने कोई डिमांड नहीं की है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को मीडिया में जो खबर आई उसको खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया कि सरकार ने केजी-D6 गैस फील्ड में कम प्रोडक्शन के कारण कंपनी और बीपी से 30 अरब डॉलर की मांग की है। बयान में रिलायंस ने कहा कि बिना नाम और बिना पहचान वाले सोर्स के आधार पर इस तरह की रिपोर्ट पर पब्लिश करना बिल्कुल गलत और गैर जिम्मेदाराना है। रिलायंस ने कहा कि रिलायंस और बीपी के खिलाफ 30 अरब डॉलर का कोई दावा नहीं है। केजी-D6 ब्लॉक के संबंध में भारत सरकार का दावा लगभग 24.7 करोड़ डॉलर का है, जिसका खुलासा कंपनी के सालाना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोजर कर दिया गया है। तो ये जो दावा किया गया है ये बिल्कुल गलत है। रिलायंस ने ये भी कहा है कि अभी जो दावा जो किया गया है वो पूरी तरह से विचाराधीन है। देश के कानूनों के अनुसार जो न्याय प्रणाली तय किया गया होगा उसके हिसाब से उसका निर्णय होगा। यानी पूरा मामला अभी फिलहाल न्यायालय के अधीन है। यहाँ पे रिलायंस ने ये भी कहा है कि रिलायंस ने अपने पार्टनर भारत पेट्रोलियम यानी बीपी के साथ मिलकर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और कानूनी जिम्मेदारियों का पूरा पालन किया है। रिपोर्ट में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने पर उन्हें कड़ी आपत्ति है, यानी उनकी तरफ से गलत रिपोर्टिंग की गई। कंपनी के बिजनेस की बात करो, लगातार बढ़ रहा। देखिए सितंबर 2024 में इनका 2,62,903 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, जो देख सकते हो कि सितंबर 2025 में 2,88,030 करोड़ तक पहुंचा है। वैसे जून में थोड़ी सी वृद्धि हुई थी इससे मुकाबले, लेकिन ओवरऑल ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात प्रॉफिट की करें तो ये देख सकते हो कि सितंबर 2024 में 19,101 करोड़ का प्रॉफिट था, जो सितंबर 2022 में 22,146 करोड़ तक पहुंच गया है। जबरदस्त वृद्धि हुई है। जून के मुकाबले कम है, जून में 30,681 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2021 में देखिए कि 7,99,432 करोड़ का नेटवर्थ था, वो 2025 में 10,09,626 करोड़ तक पहुंच गया है। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है और आने वाले समय रिलायंस और बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।